गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में मैं साइटोप्लाज्म को एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले मैंने सेल से जुड़े हुए दो टॉपिक्स जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल था उसका एक्सप्लेनेशन किया है। सेल वॉल जैसा कि आप जानते हैं कि प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल एंड फंगल सेल इसके आउटर मोस्ट बाउंड्री होती थी जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द सेल था। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो ये सारी डिस्कशन इससे पहले के वीडियोस में मैंने किया हुआ है। अब हमें लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द सेल इसका एक्सप्लेनेशन करना है। तो सबसे पहले हमें सेल मेम्ब्रेन के बाद साइटोप्लाज्म को एक्सप्लेन करना होगा ताकि हम सेल के इनर स्ट्रक्चर को समझ सकें। तो चलिए आज से हम साइटोप्लाज्मा को एक्सप्लेन करता हूँ। साइटोप्लाज्म में देखिए दो टर्म है, साइटो प्लस प्लाज्म। साइटो मीन्स सेल होता है एंड प्लाज्म मीन्स फ्लूइड होता है। इसका मतलब है कि फ्लूइड ऑफ सेल को हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। इसीलिए सेल के स्ट्रक्चर को साइटोलॉजी बोलते हैं। मीन्स साइटो का मतलब ही सेल होता है। एंड आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा होगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सप्लेनेशन में हमने बताया था कि जो सबसे मोर एक्सेप्टेड थ्योरी था वो था फ्लूइड मोज़ेक थ्योरी। इसका मतलब है कि प्लाज्मा टर्म का मीनिंग फ्लूइड होता है, क्योंकि ये प्लाज्म फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लूइड लाइक कंपोनेंट्स है। सो दैट्स वाई प्लाज्म मीन्स फ्लूइड। अब साइटोप्लाज्म का अगर हम मीनिंग देखें तो फ्लूइड ऑफ सेल। सो साइटोप्लाज्म मीन्स हो गया फ्लूइड ऑफ सेल। इसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। अब साइटोप्लाज्म है क्या, तो इसे आप समझें। एक सिंपल सा स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ कि ये सेल का सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन के सेंटर में न्यूक्लियस मैं दिखा रहा हूँ। ये डबल मेम्ब्रेनस है। इसका मतलब है कि इसका आउटर मेम्ब्रेन सिगमेंटेड होता है, यानी ब्रेक होता है। तो इसके अंदर भी अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, जिसको आप चूँकि न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसे आप न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन इस न्यूक्लियस के आउटर साइड में और सेल मेम्ब्रेन के बीच का पार्ट, यानी न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन के ये बीच का पार्ट जो देख रहे हो, इसमें जितना भी कंपोनेंट्स होते हैं या जितना भी फ्लूइड पार्ट्स है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सो ये स्पेस जो आप देख रहे हैं बाहर से, इसी स्पेस में होता है क्या, तो हमारा साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म की हम बात करें तो ये समझिए आप कि साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म का एक पार्ट्स हुआ, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म इक्वल्स साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। दोनों प्लाज्म को अगर आप जोड़ लेते हैं तो ये टोटल फ्लूइड मिलके प्रोटोप्लाज्म होता है। लेकिन अभी हम चूँकि साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, सो प्रोटोप्लाज्म में से एक्सक्लूड कर देंगे अगर न्यूक्लियोप्लाज्म को, तब जो प्लाज्मा बचेगा इनसाइड द सेल, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का यहाँ पर आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, व्हाट इज साइटोप्लाज्म। तो इसको आप डिफाइन कर लें यहाँ पर। साइटोप्लाज्म इसका डिफिनेशन आप क्या लिखेंगे, इट इज ए विस्कस
fluid of protoplasm excluding न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म को अगर प्रोटोप्लाज्म से हटा दें तो रेस्ट जो पार्ट बचता है उसी पार्ट को हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। अब बात आती है कि ये साइटोप्लाज्म का कंपोनेंट्स क्या सब हो सकता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं इसके कंपोनेंट्स को, तो आप समझ जाएंगे यहाँ पर कि साइटोप्लाज्म का कंपोनेंट्स क्या हो सकता है। फॉर कन्वीनियंट इन आवर स्टडी, अगर हम इस साइटोप्लाज्म को एक्सप्लेन करें तो थोड़ा सा देखिए कि इसमें 4 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म इसमें 4 तरह के कंपोनेंट्स हो सकते हैं। जिसको आप हेडिंग लिख दें, कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। इसमें क्या सब होगा तो देखिए, फर्स्ट होगा साइटोसोल, सेकेंड कंपोनेंट्स है साइटोसोल के बारे में थोड़ा सा पहले समझ लीजिए। साइटोसोल जो बोलते हैं तो इस साइटोप्लाज्मा में आप देखेंगे कि लिक्विड के साथ साथ बहुत सारे अदर कंपोनेंट्स भी इसमें मिले हुए होते हैं। तो उस कंपोनेंट्स के साथ कंबाइंड फॉर्म में हम इसे साइटोप्लाज्म कहेंगे। लेकिन उस साइटोप्लाज्म से जब आप सभी कंपोनेंट्स को अलग कर लें तो सिर्फ बच क्या जाएगा उसमें, फ्लूइड, और उस फ्लूइड को हम कहते हैं साइटोसोल। सेकेंड कंपोनेंट है इसका साइटोसोल के बाद साइटोस्केलेटन विथ मोटर प्रोटीन्स। सेकेंड पार्ट है इसका साइटोस्केलेटन विथ मोटर प्रोटीन्स। इसके बारे में थोड़ा सा समझें। ये साइटोस्केलेटन की जब हम बात करेंगे तो स्केलेटन का मतलब होता है समथिंग लाइक फ्रेमवर्क, यानी जो सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर को निर्धारित करता हो, एक स्टेबल शेप देता हो, ऐसे कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं स्केलेटन। जिसे फ्रेम, जैसे हमारे बॉडी का बोन है तो बोन क्या करता है, तो आपके बॉडी में अलग फंक्शनिंग है उसका कि ब्लड का फॉर्मेशन होगा और डिफरेंट तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। लेकिन इससे भी सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है हमारे स्केलेटन सिस्टम का, कि ये आपके बॉडी को एक डिफरेंट शेप प्रोवाइड करता है। ठीक उसी तरीके से साइटोप्लाज्मा में जो ये साइटोस्केलेटन है उसका काम है सेल को एक डिफरेंट शेप प्रोवाइड करना, और साथ ही साथ मैंने लिखा है विथ मोटर प्रोटीन्स। आप जब आगे के क्लास में नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे मोटर नर्व्स होता है। तो ये मोटर नर्व्स क्या करता है, तो मैसेज को ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरे जगह। जैसे जहाँ पर आपके बॉडी में कोई भी इंफॉर्मेशन आया तो उस इंफॉर्मेशन को वहाँ से वो ब्रेन तक कन्वे करता है, ट्रांसफ़र करता है। इसका मतलब है कि मूवमेंट से रिलेटेड है। सो साइटोस्केलेटन तो फ्रेमवर्क देगा, लेकिन उसी साइटोस्केलेटन में कुछ मोटर प्रोटीन्स होते हैं, जिस प्रोटीन्स का मेन फंक्शन ये है कि वो मूवमेंट ऑफ द सेल, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसके
मूवमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। दिस इज द सेकेंड कंपोनेंट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। पहला था साइटोसोल, सेकेंड था साइटोस्केलेटन विथ मोटर प्रोटीन्स, एंड थर्ड है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। ये साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स में डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आते हैं, जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट होगा इस साइटोसोल में, पिगमेंट प्रेजेंट होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होगी, लिपिड्स होगा। ये सभी कंपोनेंट्स को हम साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स कहते हैं, क्योंकि ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। तो ये सभी जो प्रेजेंट है साइटोसोल में, उसको हम साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स कहते हैं। एंड फोर्थ पार्ट जो सेल का है, साइटोप्लाज्म का है, उसे आप साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स का मतलब है दिस इज द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। जिस तरीके से हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होते हैं अपने स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक उसी तरीके से सेल के इनसाइड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं, जिस ऑर्गेनेल्स का काम होता है कि सेल के थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कराना। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि इसी साइटोप्लाज्म के कारण सेल में लिविंग एक्टिविटीज आती है, जिसमें मेन है साइटोसोल, साइटोस्केलेटन विथ मोटर प्रोटीन्स एंड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। ये तीनों कंबाइंड फॉर्म में जब साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन करते हैं, तभी सेल के अंदर लिविंग एक्टिविटीज आती है। आपको पता होगा कि वायरस में लिविंग एक्टिविटीज नहीं है। क्यों? तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ साइटोप्लाज्म, उसमें साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। सो दैट्स वाई वो लिविंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाता है वायरस। और जब तक वो वायरस किसी लिविंग बॉडी के अंदर इंटर नहीं करता, उसकी लिविंग एक्टिविटी शो नहीं हो पाती है। लेकिन जैसे ही वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर इंटर करेगा, देन आफ्टर उस बॉडी के सेल के साइटोप्लाज्म को वो यूज करता है, देन आफ्टर उसमें लिविंग एक्टिविटीज आ जाती है। इसका मतलब है कि साइटोप्लाज्म इज द मेन कंपोनेंट ड्यू टू विच सेल गेन द लिविंग प्रॉपर्टीज। तो इस तरीके से आप साइटोप्लाज्म के कुछ इम्पोर्टेंस कंडीशंस को समझें, इसके मीनिंग को और इसके फंक्शनिंग को समझें। अब हम चलते हैं एक एक करके, आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साइटोसोल को थोड़ा एक्सप्लेन कर लें, फिर साइटोस्केलेटन विथ मोटर प्रोटीन्स को करें, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स को करें एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स की मैं बात करूं। तो साइटोसोल के बारे में आपने ये समझ लिया कि ये फ्लूइड पार्ट्स ऑफ द सेल है, और इसी साइटोसोल में डिफरेंट कंपोनेंट्स आती है जो इसके साथ मिक्स होगा, और तभी हम इसको कंबाइंड फॉर्म में साइटोप्लाज्म कहेंगे। अब इसमें देखिए आप कि साइटोस्केलेटन विथ मोटर प्रोटीन, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँ। ये 4 कंपोनेंट्स थे साइटोप्लाज्म के। अब मैं एक एक करके सबके बारे में बताता हूँ। साइटोसोल के बारे में तो समझ लिए कि ये फ्लूइड पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्मा है। इसके बाद हम बात करते हैं साइटोस्केलेटन। सेकेंड पार्ट जो इसका है वो है साइटोस्केलेटन। विथ मोटर प्रोटीन। अब इसमें देखिए
ये साइटोस्केलेटन विथ मोटर प्रोटीन्स में 3 कंपोनेंट्स आते हैं। फर्स्ट आता है, इसको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। सेकेंड पार्ट आता है, ये है माइक्रोफिलामेंट। एंड थर्ड पार्ट आता है इसका इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये मेनली 3 कंपोनेंट्स हैं जो साइटोस्केलेटन का फॉर्मेशन करता है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा, माइक्रोफिलामेंट जो है वो स्ट्रेन टाइप स्ट्रक्चर है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट का मतलब है कि वो इन बिटवीन माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है। ये सभी स्ट्रक्चर साइटोस्केलेटन में आते हैं। वो जब मैं अभी स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाऊंगा तब एक्चुअली आपको ये समझ में आएगा कि साइटोस्केलेटन का रोल कैसे हो सकता है, ये किस तरीके से फ्रेमवर्क का फॉर्मेशन करता है। तो ये साइटोस्केलेटन में मेनली यही तीनों पार्ट्स आते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स की। तो इसको आप समझें थोड़ा सा। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स में मेनली आते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल में लिख लें आप, तो जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, लिपिड है, एंड इसके साथ ही साथ इसमें पिगमेंट्स आएंगे। अब देखिए आप, प्रोटीन में मैंने कहा था कि ये साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स विथ मोटर प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स इसमें होता है जिसका काम है कि सेल के जिस भी ऑर्गेनेल्स का डिकम्पोजिशन होता है या फिर वो डेड हो जाता है किसी कारणवश, तो उस सेल ऑर्गेनेल्स के फॉर्मेशन के लिए ये प्रोटीन से रिस्पॉन्सिबल है, या फिर उसका रिपेयरिंग होगा। अगर उसे एनर्जी की ज़रूरत है तो कार्बोहाइड्रेट से उसे मिलती है। इसमें मेन फॉर्म आता है इसका ग्लूकोज। उसके बाद लिपिड है, ये भी एनर्जी और मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये पिगमेंट होता है। आप जानते हैं कि ह्यूमन के बॉडी में जो पिगमेंट है उसे मेलानिन कहते हैं, और ये मेलानिन के कारण आपके बॉडी का जो स्किन का कलर है वो इसी मेलानिन पर डिपेंड करता है। अगर हमारे बॉडी के स्किन में मेलानिन का कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा तो हमारा स्किन का कलर डार्क होता है, और अगर वही मेलानिन का कंसंट्रेशन लो है तो फिर आपका स्किन ग्लो करेगा, यानी वाइट कलर का हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पिगमेंट भी सेल में प्रेजेंट होते हैं, और यही कॉमनली साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स कहलाएंगे, जिसे आप बायोमॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। और जो फोर्थ पार्ट था वो फोर्थ पार्ट है इसका सेल ऑर्गेनेल्स। अब इस सेल ऑर्गेनेल्स को आप देखिए, ये फोर्थ पार्ट है सेल ऑर्गेनेल्स।
तो सेल ऑर्गेनेल्स अगर हम इनसाइड द साइटोप्लाज्म देखें तो ये डिफरेंट तरह का होता है। लेकिन इसको हम याद रखने के लिए थोड़ा सा क्लासीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेल्स are classified in 3 groups। इसको 3 ग्रुप में आप बांट लेंगे, दैट इज फर्स्ट नॉन मेम्ब्रेनस, यानी इसमें मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, नॉन मेम्ब्रेनस। एग्जाम्पल में आप लिख लें यहाँ पर राइबोसोम्स, सेकेंड है सिंगल मेम्ब्रेनस, यानी इसमें सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, सिंगल मेम्ब्रेनस। एग्जाम्पल में लिख लेंगे आप इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में मैं ER लिख रहा हूँ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। ये सिंगल मेम्ब्रेनस साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स हैं। एंड थर्ड है डबल मेम्ब्रेनस, इसके एग्जाम्पल में आप लिख लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, एंड प्लास्टिड्स। प्लास्टिड प्लांट में होता है, इसीलिए यहाँ पर हम याद रखने के लिए प्लांट सेल की मैं बात करता हूँ। तो ये सेल ऑर्गेनेल्स जितने भी साइटोप्लाज्म के अंदर हैं वो सभी हम मेम्ब्रेन के बेस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये मेनली 3 टाइप्स का आएगा। फर्स्ट टाइप में आपका आएगा नॉन मेम्ब्रेनस, जिसमें राइबोसोम होता है। सिंगल मेम्ब्रेन्स की बात करें तो सिंगल मेम्ब्रेनस में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका आउटर लेयर जो होता है वो सिंगल लेयर का होता है। सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। तो ये जो आप चारों सेल ऑर्गेनेल्स देख रहे हैं, इसका आउटर कवरिंग सिंगल मेम्ब्रेन का होता है। और लास्ट है डबल मेम्ब्रेनस, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया आता है और प्लांट सेल में प्लास्टिड्स है। तो ये दोनों डबल मेम्ब्रेनस है। तो फॉर आवर कन्वीनियंट इन स्टडी हम सेल ऑर्गेनेल्स को इस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके अलावे भी सेल के अंदर और अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं। जो कुछ न्यूक्लियस के अंदर है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। इसलिए जब हम न्यूक्लियस को एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ पर हम न्यूक्लियोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स को एक्सप्लेन करूँगा। तो इस तरीके से आप साइटोप्लाज्म के डिफरेंट कंपोनेंट्स को देखा
कि इसमें 4 तरह के मेनली कंपोनेंट्स थे। एक फ्लूइड लाइट जिसे फ्लूइड था, जिसे आप साइटोसोल कह रहे थे। दूसरा था साइटोस्केलेटन विथ मोटर प्रोटीन्स, जिसमें आपने डिफरेंट तरह के फिलामेंट्स एंड ट्यूब्यूल्स को देखा, और उसके साथ ही साथ उसमें मोटर प्रोटीन होता है जो मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल था। थर्ड में आपने देखा साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, जिसमें डिफरेंट तरह के बायोमॉलिक्यूल्स थे, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड पिगमेंट। इस सब के भी अलग अलग फंक्शंस हैं, उस फंक्शंस को आपने समझा होगा। और इसके बाद अभी लास्ट में जो मैंने बताया वो था सेल ऑर्गेनेल्स, जिसको हमने मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के प्रेजेंस के आधार पर 3 टाइप्स में डिवाइड करके नॉन मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेनस एंड डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स में डिवाइड कर लिया। तो इससे हमें क्या होगा कि साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी सेल कंपोनेंट्स हैं सबका अलग अलग स्टडी करना आसान हो गया। तो अब तो हम साइटोप्लाज्म के बारे में कंप्लीटली जो भी स्ट्रक्चर है, उसके कंपोनेंट्स हैं, उस सभी कंपोनेंट्स के बारे में समझ गए कि साइटोप्लाज्म में क्या सब होता है। और फंक्शन के हिसाब से अगर देखें तो मैंने अभी तक 2 फंक्शन का एक्सप्लेनेशन भी कर लिया। एक्चुअली मैंने पहला ये कहा कि साइटोप्लाज्म के कारण ही किसी लिविंग सेल में लिविंग एक्टिविटीज आती है। जब तक ये साइटोप्लाज्म एक्टिव नहीं होगा या साइटोप्लाज्म किसी सेल में प्रेजेंट नहीं रहेगा तो तब उसमें लिविंग एक्टिविटीज़ नहीं आ सकती है, जैसा कि वायरस के केस में होता है। वायरस में साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, इसीलिए उसमें लिविंग एक्टिविटीज़ नहीं आती। और जितने भी सेल की मैं बात करूं सभी में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। लेकिन सेल के क्लासिफिकेशन अभी मैं किया नहीं हूं, लेकिन आगे मैं जब करूंगा तो उसमें बताऊंगा कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो उसमें जितने भी इंक्लूजन्स हैं इनसाइड द साइटोप्लाज्म ही प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए वहाँ पर सिर्फ साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जब हम आएंगे तो उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, प्रेजेंट होता है, इसलिए वहाँ पर 2 पार्ट हो जाएगा सेल का, एक न्यूक्लियस और दूसरा साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स न्यूक्लियोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स, और जो साइटोप्लाज्म के अंदर होगा उसे हम साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स कहेंगे। तो इस तरीके से साइटोप्लाज्म के डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपने देख लिया। अब समय आ गया है कि मैं इस साइटोप्लाज्म के डिफरेंट फंक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें यहाँ पर। तो आगे चलते हैं, फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म, इसको एक्सप्लेन कर लें। तो इससे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म को थोड़ा सा देख लें। आप देखिए कि ये आउटर मेम्ब्रेन जो ब्लैक कलर से मैं बता रहा हूँ, ये सेल का आउटर कवरिंग है, जिसे आप सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इस सेल मेम्ब्रेन के सेंटर में मैं न्यूक्लियस को दिखा रहा हूँ, जो डबल मेम्ब्रेनस होता है। इनर मेम्ब्रेन सिगमेंटेड नहीं है, लेकिन इस न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन सिगमेंटेड होता है, यानी ये ब्रेक होगा, जिसके कारण डिफरेंट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में इनसाइड एंड आउटसाइड बनती है। इसी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकलता है, जो साइटोप्लाज्म से लेके सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ पार्ट्स होता है। ये आगे हम जब सेल ऑर्गेनेल्स को एक्सप्लेन करेंगे तो उस समय मैं आपको बताऊंगा इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो ये सेल का न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के बाहर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स है। जैसे मैं यहाँ पर एक माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लेता हूँ, उसी तरीके से अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, जिसको मैं डिफरेंट कलर से बता रहा हूँ। ये प्रोटीन्स हो सकते हैं, लिपिड्स हो सकते हैं, पिगमेंट हो सकता है,
तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं सेल के, और इसके अलावे इसमें लिक्विड भरा हुआ होता है, जिस लिक्विड को आप साइटोसोल कहते हैं। तो ये डिफरेंट तरह के कंपोनेंट इनसाइड द सेल होगा। इसी में माइक्रोफिलामेंट होता है, जिस माइक्रोफिलामेंट का फंक्शन आपने देखा है कि उसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो सेल को एक डिफिनिट शेप प्रोवाइड करना। तो ये माइक्रोफिलामेंट इस सेल को डिफिनिट शेप प्रोवाइड करता है, जिसके कारण इसमें स्टेबिलिटी आती है, और इस तरीके से ये स्ट्रक्चर जो सेल का कहलाएगा, इसी स्ट्रक्चर को आप कंबाइंड फॉर्म में साइटोप्लाज्म बोलेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस का आउटर पार्ट जो कहलाता है, न्यूक्लियस के बाद और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, इसी में वो फ्लूइड है, और ये डिफरेंट सेल इंक्लूजन्स रहते हैं, और इसी को हम साइटोप्लाज्म कहेंगे, जिसमें डिफरेंट तरह के ऑर्गेनेल्स को आप देख रहे हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसके फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो साइटोप्लाज्म के फंक्शन को आप देख लीजिएगा। पहला फंक्शन है साइटोप्लाज्म का कि साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है। साइटोप्लाज्म जो किसी सेल का होता है, वो साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो आप जानते होंगे कि यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस होती है। अब इस चीज़ को समझिए थोड़ा। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि सेल के इनसाइड हमेशा किसी न किसी चीज़ का फॉर्मेशन होता है और किसी चीज़ का ब्रेकडाउनिंग होती है। जैसे ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि जो ग्लूकोज डाइजेशन के बाद आपके बॉडी सेल के अंदर इंटर करता है, तो उस ग्लूकोज का भी ब्रेकडाउनिंग होता है पायरुविक एसिड में, और फाइनली पायरुविक एसिड से जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होके, तो उसकी कंप्लीट ब्रेकडाउनिंग हो जाएगी, जिससे फॉर्मेशन होगा एटीपी का, जिसे आप इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी के नाम से जानते हैं। यानी सेल उसी एनर्जी को यूज करता है। इसका मतलब है कि साइटोप्लाज्म में चूँकि ग्लाइकोलिसिस होती है, यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउनिंग भी हो रहा, लेकिन सिंथेसिस उसके साथ ही साथ किस चीज़ का होता है, तो उसके साथ एटीपी का सिंथेसिस होता है। सो दैट्स वाई यहाँ पर फॉर्मेशन भी हुआ, ब्रेकडाउनिंग भी हुआ। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, यानी कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, यानी निर्माण भी और उसका विनाश भी। तो ब्रेकडाउनिंग भी होता है ग्लूकोज का, और इससे एनर्जी का सिंथेसिस भी होता है। सो दैट्स वाई साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। क्लियर? सेकेंड है, सेकेंड फंक्शन देखिए, इट इज ए स्टोर हाउस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें मैंने प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में बताया है। तो ये सभी प्रेजेंट होते हैं। पिगमेंट के बारे में भी बताया। तो ये सभी बायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, जो सभी प्रेजेंट कहाँ होते हैं, तो सेल के साइटोप्लाज्म में। इसमें एमिनो एसिड, प्रोटीन, ये सभी कुछ प्रेजेंट होता है। इसीलिए इसको हम स्टोर हाउस भी कहें तो कोई गलत नहीं होगा। थर्ड फंक्शन है ड्यू टू द
presence of cytoskeleton it provide definite shape of the cell। आपने अभी देखा कि इसमें डिफरेंट तरह के ट्यूब्यूल्स होते हैं, चाहे हम माइक्रो ट्यूब्यूल्स की बात करें, माइक्रो फिलामेंट की बात करें, इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करें, ये सभी फिलामेंट मिलके सेल के स्केलेटन का फॉर्मेशन करता है, जिससे सेल को डिफरेंट शेप मिलती है। सो दैट्स वाई साइटोप्लाज्म में ही चूँकि ये साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, इसीलिए साइटोप्लाज्म सेल को डिफरेंट शेप भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो फोर्थ फंक्शन है वो ये रहे, आपको याद रखना है कि इनसाइड साइटोप्लाज्म प्रोटीन्स आर ऑल्सो सिंथेसाइज्ड। मतलब कि साइटोप्लाज्मा के अंदर प्रोटीन का भी सिंथेसिस होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोटीन का सिंथेसिस राइबोसोम करता है, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होगा। ये देखेंगे अभी जब हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ये राइबोसोम सेल के साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी प्रेजेंट होता है, और उस फ्री राइबोसोम को हम पॉलीजोम के नाम से जानते हैं, और वही पॉलीजोम रिस्पॉन्सिबल होता है इनसाइड द साइटोप्लाज्म प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो इस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है और प्रोटीन का सिंथेसिस भी करता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, it provide favorable condition, favorable environment to functioning different सेल ऑर्गेनेल्स। यानी ये डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स को फंक्शनिंग करने के लिए एक सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट फंक्शंस हो गए साइटोप्लाज्म के। यानी ये हेडिंग जो होगा वो है आपका फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसके अंदर ये 5 पॉइंट्स को आप याद रखेंगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, फर्स्ट में मैंने लिखा है साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, क्योंकि इसमें ब्रेकिंग एंड सिंथेसिस दोनों काम होता है। सो मेटाबॉलिज्म बोलते ही हैं एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, यानी ब्रेकडाउनिंग प्लस फॉर्मेशन। जैसे ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउनिंग होता है और उससे एटीपी का सिंथेसिस होता है, इसीलिए साइटोप्लाज्म को हम साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कह सकते हैं। सेकेंड है इट स्टोर हाउस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। इट इज स्टोर हाउस ऑफ, यानी ये बायोमॉलिक्यूल्स का स्टोर हाउस है। जैसे आपने डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन, लिपिड्स, एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, इन सभी चीज़ों के बारे में समझा है, वो सभी साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज ए स्टोर हाउस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। थर्ड फंक्शन है इसका, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साइटोस्केलेटन इट प्रोवाइड डिफरेंट शेप ऑफ द सेल। इसमें चूँकि साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है
डिफरेंट ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में, जिसमें आपने माइक्रो ट्यूब्यूल्स, माइक्रो फिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में सुना। तो वो सभी मिलके एक डिफरेंट शेप प्रोवाइड करता है सेल को। सो दैट्स वाई ये शेप फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है इनसाइड साइटोप्लाज्म प्रोटीन्स आर आल्सो सिंथेसाइज। राइबोसोम चूँकि साइटोप्लाज्म में फ्रीली सस्पेंडेड भी होता है, जिसे आप पॉलीसोम कहे थे, तो वो पॉलीसोम के कारण इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस भी होता है। और इसके बाद है कि ये फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जिसमें डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स अपने फंक्शनिंग को परफॉर्म कर पाते हैं और सेल ग्रो करता है। तो इस तरीके से अभी हमने साइटोप्लाज्म को एक्सप्लेन कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो से मैं शुरू करूँगा सेल ऑर्गेनेल्स, और वो सेल ऑर्गेनेल्स ठीक उसी तरीके से पहले मैं सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स को, देन आफ्टर डबल मेम्ब्रेनस एंड देन आफ्टर नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स को एक्सप्लेन करूँगा। तब तक आप इसका नोट्स कम्प्लीटली बना लेंगे और याद रखेंगे। थ्योरी के बारे में मैंने जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ाया था तो वहीं पे बता दिया था, थोड़ा बहुत सेल मेम्ब्रेन का तो एक्सप्लेनेशन हो गया। तो साइटोप्लाज्म का क्या रोल होता है सेल के लिए, ये किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, इसके डिफरेंट फंक्शनिंग, इसके स्ट्रक्चर और इसके डिफरेंट इंक्लूजन्स यानी कंपोनेंट्स को देखने से आपको पता चल जाता है इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसी तरीके से आप इन सभी को नोट्स में बना लें और अच्छे से 1 बाय 1 करके पॉइंट वाइज आप पढ़ें, इस वीडियो को देखें और देखने के बाद आप इसके नोट्स को बनाएं। और फिर उसको मैं उस दिन से देख रहा हूँ कि बायो का एक भी नोट्स गूगल क्लासरूम में आप लोगों ने नहीं भेजा है। मैं आप सभी बच्चों से अनुरोध करता हूँ कि अगर आपने पढ़ा है, वीडियो देखा है, तो इसे आप वैसे ना लें, क्योंकि इस चीज़ को क्लास में फिर से आप कहेंगे पढ़ाने के लिए, तो ये फिर हमें नहीं लगता कि हम लोगों के पास उतना टाइम होगा कि फिर से मैं इसे इनिशिएट करके आपको वहाँ शुरू से पढ़ाऊँ। इसीलिए जहाँ तक मैं क्लास ले रहा हूँ ये मेरा डेडलाइन है, इसके बाद मैं फिर क्लास में इसे रिपीट नहीं करूँगा। अदरवाइज आप अभी से इसको निश्चित रूप से नोट्स बनाना शुरू कर दें, नहीं तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। मैं जब वहाँ पे आऊँगा तो जहाँ तक मैं ख़त्म कर चुका हुआ हूँगा किसी भी चैप्टर को, उसके आगे ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि उतना टाइम हम लोगों के पास फिर आगे नहीं होगा, क्योंकि बहुत चैप्टर है, आप समझ रहे होंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए आप अगर वीडियो देखते हैं, और अगर की बात ही नहीं है, आपको देखना ही है और इसको कम्प्लीटली नोट्स बना के और उस नोट्स को चेक भी करवाना है। इसीलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप इस नोट्स को कम्प्लीटली चेक करवा लें, और कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को आप एराइज करें। मैं उस क्लासरूम में आप लोगों को उसका एक्सप्लेनेशन भेज दिया करूँगा। ओके, धन्यवाद।